हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं अब 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक का द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि जो पिछला आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया था वो अब तक आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा, जो पिछला रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उसको आप लोग प्लीज़ असाइनमेंट के तौर पर करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है। पहला न्यूज़ देखते हैं, सॉरी। और उससे पहले ये जो मेरा चैनल है इसको आप लोग लाइक करें, अगर आपको कोई कमेंट करना है कमेंट करें, और साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, 3-4 चीज़ें तो आपको करनी बहुत ज़रूरी है कंटिन्यू इस लेक्चर को करने के लिए। अच्छा तो पहला आपका न्यूज़ क्या रहा? स्टेट कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लान्स फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो न्यूज़ है ये आने की वजह क्या है? अभी जैसे आपको पता है कि इस समय राइट नाउ अभी आपके बिहार में जो है वो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो इस समय हो रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, ये कह रही है कि दे विल प्रोवाइड व्हाट फ्री वैक्सीनेशन टू ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन बिहार। तो हो ये रहा है कि यही चीज़, क्योंकि अगले साल आपका 2021 में बिहार सॉरी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, फिर उसके बाद उत्तराखंड में इलेक्शंस हैं। तो हो सकता है कि स्टेट जो है हर स्टेट अपने वोट्स को, या रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो, दोनों जो है वोटर्स को एल्योर करने के लिए इस तरीके के अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दें। तो ये अगर आप देखें, स्टेट गवर्नमेंट टू रिट्रेन फ्रॉम मेकिंग आइसोलेटेड प्लान फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो साथ साथ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हमको पता ही है, हमारे यहाँ क्या है, आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, और हमारे यहाँ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट और असली पावर जो है वो यूनियन के पास है। तो देखो इस न्यूज़ से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज के लिए और आईएफएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको प्रीलिम्स के लिए तो एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा एमसीक्यू के लिए। जो आपको रिवीजन करना है वो ये है कि सेंटर स्टेट रिलेशन, 3 रिलेशन आपको पता ही हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, फाइनेंशियल हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। और दूसरा मेंस के लिए भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है सेकंड पेपर के लिए, और वो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आपके जो सेंटर स्टेट एसेट्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, या जो अभी जो कोविड-19 का जो ये पीरियड चल रहा है, हाउ द सेंटर हैज़ बीन टैकलिंग, हाउ द स्टेट हैज़ बीन टैकलिंग, हाउ बोथ कुड शुड और वुड बी टैकलिंग दिस डिजीज, है ना। कुछ भी इसमें से को बन सकता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए आपका सिविल सर्विसेज हो या आईएफएस के जो स्टूडेंट आप लोग हैं तैयारी कर सकते हैं इससे। बाकी सीडीएस और एसी के लिए अगर मैं बात करूं, इससे क्वेश्चन तो वही हम लोग पढ़ेंगे वनडे एग्जाम के लिए के हिसाब से, क्या सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर। दूसरा अगर आप देखो, एक और चीज़ मैंने कर रखा है इम्यूनाइजेशन। तो जैसे आपको पता ही है कि मिशन रेनबो पहले से हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, मिशन रेनबो। तो उसमें आपके 7 जो टीके हैं वो फ्री में लगाए जाते हैं। शायद इस तरीके का भी कोविड-19 का चले, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है कोविड-19 की वैक्सीन कब आती है, क्या प्राइवेट फर्म जब इसको डेवलप करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचती है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी डेवलप कर लेती है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ से एक जरा जो एग्जाम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग एक बार वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जरा आपको पढ़ लेना। जैसे मिशन रेनबो है, एक बार दोबारा से पढ़ लेना, मुझे लगता है कि एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन या अगला न्यूज़ आपका ये रहा कि आपका वियना में जो है वो टेरर अटैक हुआ था। जैसे बिल्कुल टेरर अटैक हमारा कहाँ हुआ था, मुंबई में आपका हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके का था कि सड़कों पे लगातार गोली चलाना और ये सब लोगों को जो भी सामने मिल जाए उसको मार देना, उस तरीके का ही एक अटैक था। तो यहाँ से एमसीक्यू के लिए एक मुंबई अटैक वाला कॉन्सेप्ट देख लेना कि जब ये अटैक हुआ था किस साल हुआ था, उसके अगेंस्ट में ये आपको बताइए नरीमन हाउस से लेकर ताजमहल जो होटल था, 3-4 दिन तक ये अटैक चला था, तो उसको एक बार जरा पढ़ लेना। दूसरा, ये एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वियना जो है उसकी मैप में जाके देख लेना, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वियना। तो ज्योग्राफी के वाले पार्ट से कुछ वियना से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं क्या है न्यूज़ में। अगला ये है, अमेंडमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉज हैव बिल्ट इन सेफगार्ड। तो जैसे आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अब आपका क्या बन चुका है, यूटी बन चुका है। आर्टिकल 370 जो है वहाँ से हट चुका है, और उसके बाद अब ये नया, और उसके बाद डोमिसाइल वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब ये नया जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा,
वो एक नया बिल लेके आए हैं कि कोई भी अब बाहर का जो पर्सन है, यानी कि आउट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, यू आर लिविंग इन एनी स्टेट, यू कैन परचेज अ लैंड। और इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि भाई इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट जो होंगे वो लैंड खरीदेंगे तभी तो इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करेंगे। और इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो अपने आप, जब इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी और अपने आप वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे लिए क्वेश्चन जो है इस न्यूज़ से क्या बन सकता है एमसीक्यू के लिए, एक तो आर्टिकल 370 तो अब खैर दोबारा मतलब पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन 370 कब हटा था वो डेट देख लेना क्या है। और अंडर दी यूटी, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में यूटी जो है उसमें दो डिवाइड कर रखा है, यानी कि वहाँ पे स्टेट असेंबली भी रखी गई है, अभी तक उसके लिए इलेक्शंस नहीं हुए हैं। और साथ में आधा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीधा सेंटर के हाथों में आएगा। तो अभी के हिसाब से आप लोग जो देखेंगे एमसीक्यू के लिए प्लस आपके मेंस के एग्जाम के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन करंट सिनेरियो। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी को हम पढ़ लें थोड़ा सा, आई एम ये मनोज सिन्हा जो है उनका एक स्टेटमेंट था, आई एम टेलिंग यू विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ऑल द सेफगार्ड इन द लॉज इन हिमाचल एंड उत्तराखंड आर देयर इन दीज अमेंडमेंट। तो जैसे हिमाचल उत्तराखंड में दे रखा है कि भाई बाहर के लोग जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड ही खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं कि उसी का प्रोटोटाइप जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर में कॉपी किया है। नेक्स्ट आपका, जैसे आपको पता है कि इस समय आपके मालाबार जो एक्सरसाइज है 2020 वो कंडक्ट हो रही है, जिसमें आपके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट मिल गए आपको एमसीक्यू के एग्जाम के लिए। फिर ये दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया हैज जॉइंड मालाबार सिंस 2007 और दिस इज द 24th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज दैट बिगन इन 1992। तो देखो काफ़ी फैक्ट्स मिल रहे हैं कि ये एक्सरसाइज 1992 में हुई थी और अभी के हिसाब से 2020 के हिसाब से ये आपकी 24th एडिशन आपका चल रहा है। अब देखो यहाँ से जो मेंस के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस या आईएफएस के हों, उनके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ दिस मालाबार 2020 एक्सरसाइज चेंज द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ एशिया। आई रिपीट, चेंज द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ एशिया। क्योंकि इसका जो इस एक्सरसाइज का जो बहुत गहरा एक इफेक्ट है वो चाइना पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो चाइना क्या स्टेज लेता है वो शायद आपसे मीन्स में पूछ लें। ठीक है। दोबारा से जो नए स्टूडेंट्स हैं, इसको जो यूट्यूब में देख रहे हैं, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है। जो नए स्टूडेंट्स हैं इसको चैनल को लाइक करो, आपको कोई कमेंट करना है कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अगला आपका ये रहा, कतर इमिर सेट फर्स्ट नेशनल इलेक्शन फॉर नेक्स्ट अक्टूबर। तो यहाँ से आ सकता है आपके सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए कि किस अरेबियन कंट्री में आपके इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आप टिक करेंगे कतर, इसका एक बार मैप में जो लोकेशन है वो सर्च कर लेना। तो धीरे धीरे इस्लामिक कंट्रीज भी ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दी डेमोक्रेसी। तो लेकिन इनकी डेमोक्रेसी प्योरली नेचुरल लॉ पे बेस नहीं है, आज भी इनकी डेमोक्रेसी जो इस्लामिक लॉज है उन पे ज़्यादा क्या है, बेस है। ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं। अगली न्यूज़ आपकी ये रही, एक्सपोर्ट फॉल अगेन ऑन ग्लोबल ट्रेड। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है। जब हमको पता है कि अनलॉक होने के बाद, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो आपका वर्ल्ड हो, सभी जगह जो है डिमांड्स जो है बढ़नी शुरू हुई होगी। ठीक है, नो डाउट डिमांड बढ़नी शुरू हुई है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ ये जो एक्सपोर्ट है वो भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि अनलॉक हमारे यहाँ तो हुआ, लेकिन साथ में नॉर्थ अमेरिका हो गया या आपका यूरोप हो गया या आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ दोबारा से सेकेंड वेव कहीं पर है, कहीं पे आपकी थर्ड वेव जो है कोरोना वायरस की वो वापस आई है। ठीक है। इस वजह से जो डिमांड होनी थी वो उतनी डिमांड हो नहीं पाई है। दूसरा, अगर आप यहाँ देखें इस न्यूज़ में, इधर की तरफ देखें जो मैंने बॉक्स में कर रखा है कि स्ट्रगल ग्लोबल ट्रेड कंटिन्यू टू फेस हीट विंग्स फ्रॉम दी कोविड-19 पेंडेमिक, जो मैं बात अभी बोल रहा था, और इम्पोर्ट आपका क्या हुआ है, श्रिंक हुआ है। अब देखो यहाँ से आपके एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये बन सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंपोर्ट टू एनी कंट्री। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंपोर्ट। तो ये एक असाइनमेंट कर लेना, बेनिफिट्स ऑफ द इंपोर्ट का फ़ायदा क्या होता है। मतलब किसी भी कंट्री को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है।
या इसके ठीक उल्टा अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। और साथ ही साथ ये हो गया आपके इसके पॉजिटिव प्रॉस एंड कॉन्स, और इसके निगेटिव भी तैयार कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से आप काफ़ी कुछ अपने इकोनॉमिक्स के सेक्शन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरा अगर देखो, जो थर्ड मैंने बॉक्स बना रखा है, जेम्स एंड सेक्टर, ठीक है, एक्सपोर्ट टू राइस 112%, chemical 73%, drugs and pharmaceutical highest growth in October, while transport equipment and petroleum products saw the sharpest decline of -56% and -53%। तो देखो ये जो सेक्शन है आपका, यहाँ से लिस्ट ऑफ एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यू के लिए, लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स, लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट आइटम, और ऐसे ही आपका लिस्ट ऑफ इंपोर्ट आइटम, इंपोर्ट आइटम, लेकिन विद परसेंटेज, परसेंटेज पढ़ लेना, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, तो वो देख लेना एक बार। नेक्स्ट, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज आपकी 7 तारीख है, उसके बाद भी ये डिस्प्यूट अभी चल रहा है, इसको हम लोग भी होल्ड ऑन करते हैं, लेकिन बस यहाँ से एक 270 सीट्स इनको चाहिए, दोनों में से जो भी ले ले, लेकिन ये बहुत कांटे का मुकाबला होगा। ट्रम्प जो है वो पहले ही बोल चुके हैं कि रिजल्ट अगर उनके फेवर में नहीं आया, जो कि नहीं आ रहा है, ही विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ही विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये रहा, बायो डिकम्पोजर टेक्निक अ सक्सेस क्लेम्स केजरीवाल। तो यहाँ पर जो बायो डिकम्पोजर्स हैं, सिंपल जो यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स उनको पता होगा, बायो डिकम्पोजर्स जो होते हैं मेन तौर पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था बहुत डिटेल में, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट मेरे क्लास में ले चुके हैं कोचिंग सेंटर में आके, उनको पता होगा। और लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर व्हाट यूजफुल, तो ऐसे आप एक असाइनमेंट तैयार कर लीजिए, लिस्ट ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिस्ट ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें खास तौर पे जो आप तैयारी करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, वो है बैक्टीरिया, यानी कि जैसा बैक्टीरिया का कहाँ डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ कैसे होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया का क्लॉथ इंडस्ट्री में कैसे होता है, लेदर इंडस्ट्री में कैसे इसका यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल में भी इसका जो यूज़ है वो कैसे होता है। तो ये एक लिस्ट यहाँ से तैयार कर देंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ की खबर देखें, जो ये बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड दैट द बायोडिकम्पोजर टेक्निक कन्वर्टिंग स्टबल इनटू मैन्योर हैज शोन सक्सेस, यानी कि यहाँ पर जो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहते हैं 46% जो पोल्यूशन आपका दिल्ली और एनसीआर में हो रहा है, वो स्टबल बर्निंग से हो रहा है। तो यहाँ पर बायो डिकम्पोजर्स का यूज करके ये स्टबल को वो किस में चेंज कर रहे हैं, मैन्योर में चेंज कर रहे हैं। और ये मैन्योर ही जो है फिर यूज किस में होगा, एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे, या या तो ये फर्म लैंड में यूज हो सकता है फर्टिलाइजर के तौर पे, या ये कहाँ यूज हो सकता है, आपका गार्डनिंग जहाँ जहाँ होती है वहां पर आपका यूज हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये लिस्ट तैयार करना, मुझे लगता है एग्जाम में से बन सकते हैं। अगला, चाइना रिमेन साइलेंट कह लो, क्वाइट कह लो, कि पार्ट ऑन गिलगिट बलिस्तान मूव। तो इसमें अगर आप देखें तो जो चाइनीज वो हैं आपके फॉरेन के ऑफिसर, उन्होंने क्या बोला है कि लास्ट ईयर चाइना ऑन वेडनेसडे रिफ्रेन फ्रॉम इट इज एन इशू लेफ्ट ओवर फ्रॉम द हिस्ट्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मतलब सीधा सीधा जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला का जो डिस्प्यूट है, यानी कि जो अभी पाकिस्तान ने उसमें जो एक कदम उठाया कि फुल प्रोविंस वाला कॉन्सेप्ट करा, तो उसमें चाइना ने बीच में आने से मना कर दिया है। तो जब हम करें आर्टिकल 370 का रिमूवल, तब तो चाइना बीच में कूद जाए, पाकिस्तान करे तो भी बीच में ना आए। तो ये बड़ा चाइना की ड्यूअल पॉलिसी होती है, और हम सब जानते हैं कि ओपनली और इनडायरेक्टली हमेशा फेवर करता है। अच्छा, अगला ये रहा आपका इंडियन आर्मी, और या कह सकते हो आर्म फोर्सेज में डिसाइड किया गया है, मिलिट्री में दिखा ना, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, की जो रिटायरमेंट एज है वो इंक्रीज कर रहे हैं। पहले कर्नल जो थे वो 54 में रिटायर्ड हो जाया करते थे, उसको ये अब 57 करने वाले हैं, 57 ईयर्स। और ब्रिगेडियर की जो होती थी वो 56 होती थी, वो 58 करने वाले हैं, ठीक, 2 साल बढ़ा रहे हैं। और मेजर जनरल जो बिल्कुल एक लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे हुए रैंक होते हैं, इनका 58 था, इसको 59 करने वाले हैं। तो इससे ऑफिसर्स की शायद जो कमी है इंडियन आर्मी में, हमारी इंडियन आर्मी में, उसमें शायद कुछ फर्क पड़े। दूसरा,
अगर आप पहले रिटायरमेंट लेते हैं, प्री मेच्योर रिटायरमेंट, तो देखो आपकी पेंशन को भी ये डिक्लेयर कर देंगे, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग। कई लोग प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके, आर्मी के ऑफिसर सारी बेनिफिट्स लेते हैं, कैंटीन फैसिलिटी से लेकर ये पेंशन से लेकर, प्लस प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा इनको पैकेज मिल जाता है। और क्योंकि आर्मी में ज़रूरी है ऊपर लेवल के ऑफिसर्स होना, तो ये अच्छी एक पहल है। यहाँ से एक बात, एक चीज़ देखना कि डिफेंस में जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, उसमें पैसा बजट हमारा कितना खर्च होता है। अच्छा, अगला आपका ये रहा, एक केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और ये बड़ा अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। ऑल इंसल्ट नॉट ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए एक एक्स जो है और एक वाई जो है, दैट वाई बिलोंग्स टू SC, या हो सकता है ST को बिलोंग करता हो। अब ये किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में ये लोग काम करते हैं, और एक्स जो है वो वहाँ का क्या है, बॉस है, फॉर एग्जाम्पल बॉस है, और ये वहाँ का क्या है, एम्प्लॉय है। अभी वाई ने, एक्स ने बोला कि भाई मंडे को कोई काम आपको करना है, मंडे तक करना है, एक डेडलाइन दे रखी है, एक्स कंप्लीट नहीं कर पाया। ट्यूसडे को ऑफिस के अंदर एक्स ने वाई को, यानी कि बॉस ने, जो ये वाई एम्प्लॉय है, उसको स्कॉल्ड किया, डाटा कि भाई तुम काम टाइम पे नहीं करते हो, हर बार तुम्हारी ये एक्सक्यूज होता है, कह सकते हो इंसल्ट कर दी सबके सामने। तो यहाँ पर जो वाई ने, यानी कि जो सॉरी एक्स है, जो बॉस है, उसने वाई को जो डाटा है वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डाटा है, ठीक है, उसकी जो अनएफिशिएंसी है उसके बेसिस पे डाटा है, उसमें कहीं उसकी कास्ट को लेकर उसने कोई रिमार्क्स नहीं किए। लेकिन वाई ने ये कंप्लेन कर दी, वाई ने, यानी कि जो ये SC/ST है, इसने ये कंप्लेन कर दी कि मैं SC/ST हूँ, कैटेगरी का हूँ, इसीलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा डांटते हैं और मुझसे सबसे ज़्यादा काम लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को जस्टिफाई किया कि ऑल इंसल्ट आर नॉट ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट। इस तरीके से तो वाई को कुछ कॉल्डिंग करना भी बड़ा मुसीबत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक, तो ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जल्द हम लोग जो है कोचिंग सेंटर फिर से ऑफलाइन खोलने वाले हैं, और तब तक अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।